जय हिंद गाइस एंड वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप डूइंग ग्रेट। तो देखिए, आज जो हमारा टेस्ट नंबर 14 हुआ था जनरल अवेयरनेस का, उसमें पूछे गए हमारे जितने भी एमसीक्यूज थे 20 वो डिस्कस करेंगे। और इसमें 2025 में हमारे जितने पेपर हुए थे वो एमसीक्यूज हैं, और 2026 में जितने भी पेपर हुए थे अभी तक वो सब इंक्लूडेड है। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज़ हैं सभी आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे। और कोई भी अगर क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, ठीक है? तो देखो, पहला सवाल क्या है हमारे पास, मेक श्योर टू गिव आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है? अब देखो, पहला सवाल क्या है हमारे पास, हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में। अब देखो, हम सबको पता है, हम जब याद करते हैं हमको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारी कब स्टार्ट हुई थी? 1920 में, ठीक है? और जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हुई थी उसी दिन हमारी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी। तो इसका मतलब कि इनकी डेथ भी हुई थी 1920 में, और उसी दिन क्या था, हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो उस हिसाब से पहली स्टेटमेंट तो फर्स्ट नंबर पे होगी। अब देखो, वो पूछ रहे हैं कि चोरी चोरा इंसिडेंट। अब देखो क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारी 1920 में स्टार्ट हुई, उसी के दौरान हमारे मतलब बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो गई। तो फिर क्या हुआ, 1921 में एक तिलक स्वराज फंड जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है? कि जितने भी हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्सपेंसेस होंगे वो सब हम लोग देंगे। ये स्टार्ट किया गया था 1921 में। अब देखो क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई, बट एक इंसिडेंट हो गया 1922 में, जिसकी वजह से कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा। और वो इंसिडेंट था चोरी चोरा का इंसिडेंट। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गोरखपुर में। ये भी पूछा जा सकता है आपको, काफ़ी बार पूछा भी गया है पेपर में, ठीक है? गोरखपुर में हुआ था, यूपी में। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है? अब देखो, 1922 में हमारे पास ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन। ये कब हुई थी? 1923 में। लोगों में क्या था, गुस्सा आ गया था कि आपने गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करवा दिया, अब चीज़ें कैसे चलेंगी, ये वो। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन, जो कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। अब देखो, स्वराज पार्टी में उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस, कि हमको हमारी कंट्री के लिए खुद का एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ठीक है? यहाँ पर इस स्टेज पर क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज नहीं हुआ था, पूर्ण स्वराज हुआ था 1929 में, ठीक है? यहाँ पर हमने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की, बट 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी जिसने कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी। अब देखो, उसके बाद क्या आ रही है हमारे पास, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब देखो, ये वाली जो मूवमेंट थी ना, वेदर रिलेटेड टू टेम्पल एंट्री या फिर हमारा कुछ वुमेंस के रिलेटेड, जितने भी ये सारी मूवमेंट्स बहुत लेट जाकर स्टार्ट हुई है, मतलब 19th सेंचुरी के बाद में ये सारी मूवमेंट्स देखी गई हैं। तो ये तो काफ़ी टाइम बाद में स्टार्ट की गई है, बट ये पेपर में सवाल सीधी सीधी स्टेटमेंट पूछी जाती है कि ये मूवमेंट किसने स्टार्ट की है, तो ये ध्यान रखना है। देखो, इस हिसाब से हमको पता चल गया कि नॉन कोऑपरेशन और डेथ इनकी एक ही दिन हुई थी। तो ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट रही, ये हमारे पास दूसरी। उसके बाद जब चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया ख़त्म, लोगों में गुस्सा आया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रुक गई, फिर स्वराज पार्टी बनी, ये स्टेटमेंट थर्ड। और ये वाली तो फोर्थ स्टेटमेंट। आगे बात समझ? तो इसका आंसर आ जाएगा 1 4 2 3, ठीक है? अब चलो अगला सवाल। अब देखो, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो कौन से इशू से एसोसिएटेड है। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमको पता है 1915 में क्या हुआ था, हमारे गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। अब देखो, यूजुअली आपको याद रखना है, कोई हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, कोई स्पेशल ओकेजन हो रहा है, तो हम लोग केक लेके आते हैं ना उनके वेलकम के लिए। तो गांधी जी जब 1915 में आए तो हम लोगों ने केक लाया, CAK। सी से हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ए से हो जाएगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और के से हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। देखो, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द गांधी जी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हुए हैं तो आपको याद रखना है। अब देखो, CAK। अब देखो, चंपारण सत्याग्रह, इसमें क्या हुआ था, गांधी जी जब इंडिया में आए, ठीक है, 1915 में, तो उन्होंने क्या सोचा कि सबसे पहले मैं गाँव में जाकर देखूंगा कि लोगों का क्या हाल है और चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट सत्याग्रह और फर्स्ट
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको 3 कथिया सिस्टम है ना जो, उससे भी मतलब जोड़ा जाता है, वो भी आपको जैसे पूछा जा सकता है पेपर में। अब इसमें क्या हुआ था कि लोगों को, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो फ़ोर्सफुली कहते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए, ठीक है? इंडिगो प्लांटेशन। अब ऐसा होता था कि अगर आपने एक बार अपने जो मतलब फ़ील्ड पे इंडिगो प्लांट कर दिया, तो फिर क्या था कि उसकी जो फर्टिलिटी थी ना वो बहुत लो हो जाती थी, तो फिर वो कुछ और नहीं उस पे ग्रो कर पाते थे। फिर गांधी जी ने फाइनली उनका जो कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, और फिर जो लोगों को था इस इश्यू से छुटकारा मिला, इसीलिए अब वो पूछ रहे हैं किससे एसोसिएट किया जाता है, तो इंडिगो प्लांटेशन, क्योंकि उनको फ़ोर्सफुली इंडिगो ग्रो कराने के लिए कहा था। ठीक है, अब आपको CAK, फिर A आ गया, अहमदा मिल स्ट्राइक, ये कब हुई थी? 1918 में हुई थी। उसी के बाद साथ-साथ में चल रही हैं, और इसको कहा जाता है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है? फर्स्ट, ये चीज़ें नोट करते रखना, ठीक है? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, CAK, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। अब इसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत हाई वेजेस डिमांड कर रहे थे, ठीक है? फिर गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, और इनकी वेजेस जो थी वो 35% पर जाकर फाइनल हुई। वो पूछ भी सकते हैं आपको कि कितना फाइनली हुआ, 35% पर जाकर फिक्स हुई। उसके बाद रहा K, तो K फॉर खेड़ा सत्याग्रह, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं ना 19 जो हमारी हुई थी, कितने में हुई थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? और अब बताओ कि हमने यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ था कि जो क्रॉप फेलियर की वजह से जो था ना, मतलब लोग उनके लिए मतलब सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ऐसे में वो लैंड रेवेन्यू कहाँ से पे करते? तो वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, तो उसी वजह से ये जो इशू था वो स्टार्ट हुआ। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, CAK वाली। गांधी जी 1915 में आए, उसके बाद केक कट किया गया। आगे बात समझ? तो चंपारण सत्याग्रह इंडिगो प्लांटेशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है? अब देखो अगला सवाल क्या है। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि प्राइमरी पॉलिटिकल डिमांड क्या थी मॉडरेट्स की हमारे अर्ली फेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस में। देखो सवाल ना ध्यान से पढ़ना होता है, वो पॉलिटिकल डिमांड्स पूछ रहे हैं और उसी के साथ में अर्ली फेज में पूछ रहे हैं, ठीक है? अब देखो हमारे पास क्या था 1905 में, जब हमारे पास सेपरेशन होती है ना, बंगाल पार्टीशन होती है, तो उस टाइम पर हमारे पास मॉडरेट्स बन जाते हैं, फिर हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। मॉडरेट्स में कौन-कौन होता है हमारे पास? मॉडरेट्स में जैसे कि हमारे पास GK गोखले हो गया, SN बनर्जी हो गए, ये जो बड़े-बड़े लीडर्स थे ना वो मॉडरेट्स में होते थे। और एक्सट्रीमिस्ट में हमारे पास थे बाल, पाल एंड लाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। अब वो पूछ रहे हैं हमसे मॉडरेट्स की डिमांड। मॉडरेट्स कैसे थे? वो लोग ना चाहते थे कि हम लोग मतलब ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ लाएँ जिससे कि हमारी ग्रोथ हो। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो है ना इनसे बिल्कुल ऑपोज़िट थे। वो चाहते थे कि भाई बाय हुक और बाय क्रुक हमको हमारी सारी डिमांड्स फुलफ़िल करवानी ही हैं। तो देखो ऑप्शंस में क्या पूछा गया है, टू अटेन पूर्ण स्वराज नहीं। मैंने बताया ना आपको 1929 में हमने डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की, काफ़ी टाइम बाद की थी, तो ये अर्ली फेज़ में तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद और जो मॉडरेट्स हैं ना ये चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर रह के ही सारे काम करें, एट द वो मतलब हेड वो रहें, बाकी हम लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर जाएँ, ठीक है? फिर उसके बाद क्या था कि टू अलाउ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल, नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमने देखा ना कि मुस्लिम लीडर्स भी थे, हिंदू भी थे, तो फिर सेपरेट इलेक्टोरेट वाली तो कोई बात ही नहीं आती है। हाँ, उसके बाद क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज। क्या लग रहा है सुन के? थोड़ा नॉर्मल लग रहा है ना? फिर उसके बाद क्या है, टोटल बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस लाइक द जुडिशरी नहीं। मैंने आपको कहा ना कि जो मॉडरेट्स थे ये क्या चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर ही अच्छे-अच्छे काम करें, तो ये तो नहीं हो सकता, टोटल बॉयकॉट तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। एक्सट्रीमिस्ट होते तो हम मान सकते थे। तो देखो इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि उन्होंने कहा कि हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सिविल सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन होती है वो इंडियंस की बढ़ा दी जाए, ठीक है? ठीक है, आगे बात समझ, तो ध्यान रखना कि क्या डिमांड थी मॉडरेट्स की और ये सारी स्टेटमेंट्स भी, ठीक है? तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, द उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो वो कौन सी रिवर पर है? देखिए वो है हमारे पास झेलम रिवर पर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि झेलम रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ठीक है? अब देखो हमारे पास उरी 1 है, और इसी के साथ हमारे पास उरी 2 भी है, और जो उरी 1 है ना, ये कितने मेगावाट्स का है? ये है हमारे पास 480 मेगावाट्स का,
ठीक है? उसके बाद जो है हमारे पास उरी 2 है, ये है हमारे पास 240 मेगावाट्स का, और इसी के साथ यहाँ पर किशनगंगा भी है, ठीक है? तो ये याद रखना है कि अगर ये पूछ सकते हैं तो बाकी वालों में से भी कोई पूछ सकते हैं, ठीक है? अब देखो हमारे पास इम्पोर्टेंट, अभी आपको ये तो 2025 में पूछा गया ना, 2026 में जो अभी पेपर होंगे वहाँ पर आपको चेनाब रिवर पर कौन से हैं वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर डैम की कंस्ट्रक्शन, जो सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्टेशन की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वो अभी से 2026 में जो 2-3 है वो इनिशिएट जो स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था सबसे पहले सलाल है, फिर हमारे पास जो डल हस्ती है ये भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ में जो रेटले है ना, रेटले वो भी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और था सावलकोट, ठीक है? तो ये चारों भी आप ध्यान में रखना, और मैं आपको डेफ़िनेटली बता रही हूँ कि चेनाब रिवर पर कौन से हैं, कितने-कितने मेगावाट्स के हैं, वो सवाल पूछा जाएगा आपको, तो पढ़ के जाइएगा, ठीक है? अब देखो अगला सवाल क्या है, वो बोल रहे हैं कि हमारा जो 2011 में सेंसस हुआ था, उसमें हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? तो वो थी 1.21 बिलियन। अब देखो मुझे ये चीज़ बताओ कि हमारा जो सेंसस है, वो कौन-सी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन है जो कंडक्ट करवाती है? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ठीक है? इसका आंसर देना, और अभी हमारे पास क्या होने वाला है? फर्स्ट डिजिटल सेंसस, ठीक है? याद रखना इस चीज़ का भी, जो फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, वो अभी होने वाला है। तो अभी हमारे पास जो सेंसस होता है वो 10 इयर्स के बाद देखा जाता है। वैसे तो पहले होना था, बट ड्यू टू कोविड जो है वो शिफ्ट हो गया है। हमारे पास जो पहला सेंसस हुआ था वो किया गया था 1872 में। ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। और जो हमारा सेंसस होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होता है। मिनिस्ट्री वो डिपार्टमेंट कौन-सा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? या फिर मैं बता दूँ, तो देखिए वो होता है द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन। आप सेंसस कमीशन से भी याद रखेंगे ना तो आपको याद रहेगा, बट पूरा नाम आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपको पेपर में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ। हाँ, अगला सवाल क्या है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किसमें थी? तो मुझे लगता है ये इसका आंसर तो सबको पता ही होता है, यूपी में। यूपी की ही थी सबसे हाईएस्ट। तो अभी जो न्यू होगा उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस हमारे बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप वो 2-3 सवाल जो इसके बैकग्राउंड पे है ना सेंसस के, वो सवाल याद करके जाइए, पेपर में पूछे जाएँगे, ठीक है? हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसमें से कौन-सी ऐसी स्टेट है जहाँ से पास नहीं किया जाता है? हमको पता है यहाँ पर, ये हमारी मैं मैप यहाँ पर बना के दिखाती हूँ आपको। अच्छा नहीं बना है, यहाँ से हमारा जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पास करता है, ठीक है? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ इक्वेटर हमारा काफ़ी नीचे होता है, बट आपको वो पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इक्वेटर पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? तो याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, इसीलिए हमारा इस तरफ वाला क्या हो जाता है, सब ट्रॉपिकल हो जाता है, ये इक्वेटोरियल हो जाता है, ठीक है? अब देखो वो पूछ रहे हैं कि कौन-सी स्टेट से नहीं पास करता है, तो आपको याद रखना है स्टेट कौन सी, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ सीक्वेंस में। सबसे पहले होती है गुजरात, ठीक है? उसके बाद होता है राजस्थान, उसके बाद होता है एमपी, फिर हमारे पास आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद आएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाओ, ईस्टर्न साइड पर पहुँच जाओ, त्रिपुरा, देन आ जाएगा यहाँ पर मिज़ोरम। मिज़ोरम जो है वो लास्ट होगी, और जो गुजरात होगी ना वो फर्स्ट होगी, जहाँ से कि ये पास होना स्टार्ट होता है। और वेस्टर्न साइड पे वो पूछ सकते हैं कि आपका वेस्टर्न मार्जिन कौन-सा है और ईस्टर्न मार्जिन कौन-सा है। ये भी याद रखना कि वेस्टर्न मार्जिन है गुजरात, और ईस्टर्न मार्जिन जो होगा वो होगा हमारे पास मिज़ोरम। तो ये 7 स्टेट्स हैं बिल्कुल लाइन में, आपको ये याद रखनी है, ठीक है? आपने देखा होगा ना, ये हमारा इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो यहाँ पर हमारा वर्ल्ड मैप में जब देखा जाए, यहाँ पर हमारा इंडिया सिचुएटेड है कुछ इस तरह से। तो आधा जो है वो यहाँ पर आता है और आधा वहाँ पर आता है, तो चीज़ें ध्यान रखना, सभी स्टेट्स के नाम याद रखना, ठीक है? अगला सवाल क्या है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं तवी रिवर के बारे में। वो बोल रहे हैं कि जो सोर्स है तवी रिवर का वो कैलाश कुंड स्प्रिंग है, जो कि सियोज हिल्स में है, भदरवा में। अब देखो सबसे पहले तो जो तवी रिवर है इसको क्या कहा जाता है? लाइफलाइन ऑफ जम्मू, ठीक है? और इसका एंशिएंट नेम क्या था? इसका एंशिएंट नेम था सूर्यापुत्री,
इसको भी याद रखना, पूछा जा सकता है। ये हमको नीलमत पुराण में वहाँ से देखने को मिला। अब वो कह रहे हैं कि सोर्स क्या है तवी रिवर का, तो वो बिल्कुल सही बात है, कैलाश कुंड जो स्प्रिंग है सियोज हिल्स में, या फिर इसको सियोज दर भी कहा जाता है, वहाँ से ओरिजिनेशन होती है इसकी। और जो भदरवा हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि जो रिवर फ्लो करती है चनैनी और उधमपुर से और जॉइन करती है चेनाब पर रणवीर सिंहपुरा में, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये अ, चनैनी और उधमपुर में जाकर चेनाब से मिल जाती है। हाँ, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ भी अलग-अलग हैं, बट ये वहाँ पर जाकर चेनाब रिवर से मिल जाती है और उसके बाद ये दोनों हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में पहुँच जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो चनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, क्या वो तवी रिवर पर है? हाँ, वो बिल्कुल है, और ये कितने मेगावाट्स का है? 23 मेगावाट्स का, याद रखना है इसको भी, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है आपको कितने मेगावाट्स का है और कौन-सी रिवर पर, हमने पहले भी पढ़ा ना जैसे, कौन-सी रिवर पर है। तो ये देखिए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, और ये हमारे टेलीफ़ोन जो ऑपरेटर था 2025 का पेपर, उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो वो पूछ रहे हैं कि जो बख्शी गुलाम मोहम्मद जी थे, इनको क्या कहा जाता है? तो देखो इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, क्योंकि इन्होंने हमारे जो कश्मीर में जे.एंड.के में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा की थी, ठीक है। अब ये सवाल तो पूछ लिया, वो आगे आपको पूछ सकते हैं कि जो शेर-ए-डुग्गर है कश्मीर का, वो किसको कहा जाता है? तो देखिए वो कहा जाता है प्रेम नाथ डोगरा जी को। याद रखना इनका नाम, सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज किसको कहा जाता है? तो देखिए वो है हमारे पास पद्मश्री रामनाथ शास्त्री जी, ठीक है। इनको कहा जाता है, याद रखना ये दोनों, शेर डुगर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, वो फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज, और ये बख्शी गुलाम मोहम्मद जी को, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमने जितने भी हमारे एनएच है ना, नेशनल हाईवेज हैं, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग इनको आप सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है। तो उसमें देखो सबसे पहले हमको पता है जो NH 44 है ना हमारे पास, ये हमारा श्रीनगर से कश्मीर टू जो कन्याकुमारी वाला रोड है, ये है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट हुआ, ठीक है। और हमको पता है जो NH 301 है, ये हमारा यूटी में नहीं है, ये हमारे यूटी ऑफ लद्दाख में देखा जाता है हमको, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया ये NH 1 और 701। अब देखो ये जो 701 वाला है, ये कनेक्ट करता है, मतलब बारामूला के बॉर्डर पर होता है ये, ठीक है, वही रीजन्स को ये कनेक्ट करता है। और उसके बाद जो NH 1 वाला है, ये बारामूला और श्रीनगर का जो लद्दाख बॉर्डर है ना, उसकी तरफ जाता है ये वाला। तो हमको समझ में आ गया कि NH 44 जो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो लेंथ होगी ना, वो होगी हमारे पास समथिंग अराउंड 300 किलोमीटर, आपको अप्रॉक्सिमेटली ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो NH 1 है, ये है 200। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला तो मतलब सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये हमारे यूटी में होता ही नहीं है, ये लद्दाख की यूटी में है, ठीक है। उसके बाद 701 वाला है, तो इसकी अराउंड 126 किलोमीटर होगी। तो इस हिसाब से पहले ये आ जाएगा, फिर ये और फिर ये। यहाँ ऑप्शंस में कुछ कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास ये वाला आएगा, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। पहले आएगा 4th, फिर हमारे पास आएगा सेकंड नंबर वाला, जो कि है हमारे पास समथिंग 200 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमारे पास आएगी थर्ड स्टेटमेंट, और फिर आएगा हमारे पास फर्स्ट वाला। तो ये है इसका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं, हम ये देखो 2026 में जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम हुआ ना अभी रिसेंटली, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो हमारे कौन से ऐसे एथलीट थे इंडियन के जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, हमारा जो मेंस का हेप्टाथलॉन था एशिया इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में, जो कि कहाँ पर हुआ, चाइना में। तो अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर हुआ, तो चाइना में हुआ, याद रखना है। और गोल्ड मेडल मिला किसको, तेजस्विन शंकर जी को मिला, तो याद रखना है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास, वो हमको पूछ रहे हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट हुई थी 1793 की, उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो अब इसको याद रखना, वो डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी ये कौन से जो लॉर्ड थे, कौन से वाइसरॉय थे, उनके टाइम पर हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना है, ये आपको डायरेक्टली भी पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखना, कुछ भी ट्रिक लगा के याद करो। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स,
तो ये तो गलत हो गया ना। हाँ, वो बंगाल और बिहार में हुई थी, इतना सा पार्ट उसका सही है, बट लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर ये स्टार्ट की गई थी, उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि द जमींदार्स वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड बट देयर राइट्स वर सब्जेक्ट टू द सनसेट लॉज। हाँ, अब इसमें क्या था कि एक सनसेट लॉ था। सनसेट लॉ में क्या होता है कि सपोज अगर शाम हो गई है, सनसेट हो गया है, तो अगर आपने जो अपना फिक्स्ड रेवेन्यू था वो पे नहीं किया, तो आपकी जो जिम्मेदारी होती थी ना, वो जो थी ऑक्शन की जाएगी। मतलब अभी आप ज़मींदार नहीं रहोगे, वो जो ज़मींदारी थी आपकी वो किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सनसेट लॉ देखा गया था। बड़े सारे पेपर में ना ये भी पूछा जाता है कि सनसेट लॉ इज़ एसोसिएटेड विद व्हिच सेटलमेंट? तो ये ध्यान रखना है उसका भी, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का शेयर 1/6 था, तो नहीं भाई 1/6 क्या मतलब 1 जो शेयर था गवर्नमेंट को मिलेगा, नहीं। तो वो था हमारे पास 10/11। 11 में से जो 10 पार्ट्स थे वो गवर्नमेंट के पास जाते थे, और जो मतलब ज़मींदार जो बाकी जो बच जाते थे वो 1/11 पार्ट जो था वो ज़मींदार के पास रह जाता था, ठीक है? आगे बात समझ? तो इसमें से हमारी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई है, और ये सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है? वो बोल रहे हैं कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउड जम्मू कश्मीर टू हैव इट्स ऑन फ्लैग बिफोर 2019? तो बिल्कुल आर्टिकल 370। इसका तो सबको पता होगा, तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, तो अगले सवाल में क्या है कि हमको उन्होंने हिस्टोरिकल ट्रीटिस दी हुई हैं, फिर उसके आउटकम्स क्या थे देखो। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी हमारे पास 1846 में, और आपको ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि सीक्वेंस में बताओ। अब ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी हैं उन दोनों के बीच में हुई थी। इसको भी याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी। और ये कब हुई थी? देखो जब हमारे एंग्लो सिख वॉर चल रही थी ना, तो जब हमारी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी उसके बाद में 1846 में ये ट्रीटी साइन कर दी गई। और इसमें क्या हुआ कि जो हमारा मतलब जे एंड के था ना, उसको प्रिंसली स्टेट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, शिमला एग्रीमेंट। तो देखो जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था ये हमारे पास हुआ था 1972 में। देखो हमारे पास ना 1971 में क्या चल रही थी, इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी। और उसी के बाद जो हमारे इंदिरा गांधी जी थे ना, उस टाइम इंदिरा गांधी जी और जो थे जुल्फिकर अली भुट्टो जी, उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। और इसी के बाद में क्या हुआ, हमारी जो एलओसी थी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमारी जो बन गई थी। तो ये कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और उसके बाद हाँ देखो, सीज़ फायर टर्म्स आफ्टर द 1971, ठीक है। और उसके बाद थर्ड क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वॉर। ये तो सबको पता ही होगा, एसेशन टू इंडिया। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था ये साइन किया था हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने। और उसी के बाद जो हमारी प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको डोमिनियन स्टेटस मिला। ये हम जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट है ना 1947 का, उसमें पढ़ते हैं इसके बारे में, तो ये स्टेटमेंट तो पता ही है। तो थर्ड वाली फर्स्ट आ जाएगी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने प्रिंसली स्टेट, और ये थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है हमारे पास, अब वो बोल रही हैं कि इंडिया की लोकेशन बताओ। अब क्या इंडिया हमारा ट्रॉपिकल जोन में है, नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, या फिर टेम्परेट जोन में है? देखो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं आपको बना के कैसे दिखाऊँ, यहाँ पर ये हमारी इंडिया ना कुछ ये सारा यहाँ पर चल रहा होता है, ये हमारा इंडिया कुछ यहाँ पर होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से पास कर रही, इक्वेटर तो काफ़ी नीचे होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास कर रही है। वेट, लेट मी ड्रॉ इट। बना नहीं है अच्छे से, बट ठीक है, यहाँ से पास करते हैं। और हमारा इंडिया ना यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है नो डाउट, बट ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इस तरफ है हमारा, ना कि इस तरफ है, ना कि इस सेंटर में है। हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, आपने देखी होगी ना ग्रीनविच लाइन जो पास्ट होती है, जहाँ जो कि हमारे टाइम का हिसाब होता है, वो चीज़ छोड़ो, बट आपको याद रखना है कि जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में होता है। हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इंडिया में से, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है कि जो जवाहर टनल है वो कौन से 2 रीजन्स को कनेक्ट करती है? तो देखो वो बनिहाल और काजीकुंड को कनेक्ट करती है। अब देखो जवाहर टनल को ना बनिहाल टनल भी कहा जाता है, और ये कनेक्ट किसको किसको करती है, बनिहाल और काजीकुंड को। और पीर पंजल जो रेंज है ना, थ्रू द पीर पंजल रेंज, वहाँ से ये कनेक्ट करती है। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है, इसकी लेंथ मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी होगी, ठीक है। ये हमारे श्रीनगर में है। हाँ, और एक और बात याद रखना, ये भी हमारे NH
44 पर ही है। आगे बात समझ? ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं। तो अब देखो, कोलाहोई ग्लेशियर जो वो है वो बोल रही है कि क्या इसको गॉडेस ऑफ लाइट कहा जाता है और क्या ये लार्जेस्ट है हमारी कश्मीर वैली में और प्राइमरी सोर्स है लीडर रिवर का। अब देखो, जो हमारी लीडर रिवर है ना, ये हमारी ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की। झेलम रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है और बिल्कुल सही बात है कि ये जो है हमारा लार्जेस्ट है और काराकोरम जो ग्लेशियर है उसको छोड़ के बाकी ये जो है कोलाहोई ग्लेशियर ये लार्जेस्ट है और उसके साथ में हाँ, इसको गॉडेस ऑफ लाइट भी कहा जाता है और ये प्राइमरी सोर्स है लीडर रिवर का भी, याद रखना है इसको। अगली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि जो थजवास ग्लेशियर है सोनमर्ग रीजन में, इसको पॉपुलरली कहा जाता है हैंगिंग ग्लेशियर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जो सोनमर्ग रीजन में यहाँ पर हमने एक टनल भरी थी ना, ज़ीमॉक टनल, तो इसके बारे में बताना मुझे, इसकी कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ पड़ी थी हमने? ज़ीमॉक टनल भी करंट अफेयर्स वाली वीडियो में देखा था ना हमने, ज़ीमॉक टनल जिसको सोनमर्ग के साथ कनेक्ट किया था, तो मुझे कमेंट में बताओ कि उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या है, मैखोई ग्लेशियर जो सोनमर्ग रीजन में है, ये वाटर देता है सिंध और द्रास। अब देखो, जब वो सिंध में देता है ना, सिंध रिवर जो हमारी कश्मीर वैली में जाती है और जो द्रास रिवर है, ये फ्लो करती है लद्दाख, ये लद्दाख की तरफ जाती है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ध्यान से पेपर में चीज़ें पढ़कर क्वेश्चन का आंसर दिया करो, ठीक है? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो अगला क्या सवाल है, हमको बताना है कि जो सैफरन प्लांट है कश्मीर में, जिस जम्मू कश्मीर में जिसको कल्टीवेट किया जाता है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? देखो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट हाँ, पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, सैफरन प्लांट है जो हमारा, सैफरन कहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है? तो हमारे कश्मीर के जो पंपोर रीजन है ना, वहाँ पर। और ना पंपोर को सैफरन डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, ये भी आपको पेपर में ना सवाल पूछा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? और इसी के साथ इसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है? सैफरन डिस्ट्रिक्ट पंपोर को कहा जाता है और इसको रेड जो है वो गोल्ड भी कहा जाता है और इसी के साथ में इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्रोकस सैटिव। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है? और देखो, जो सैफरन का कल्टीवेशन का टाइम होता है ना, ये मिड अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक चलता है। इतना डेप्थ में वो नहीं जाएँगे, बट इन केस अगर पूछ लिया तो याद रखना है क्या कहा जाता है, कहाँ पर मैक्सिमम है जो वो ग्रोथ इसकी होती है, ठीक है? अब अगला सवाल क्या है? अब वो बोल रहे हैं कि प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे जम्मू कश्मीर में कौन-सी है? तो ये है एग्रीकल्चर, ठीक है? हैंडीक्राफ्ट्स भी हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा जो है वो है एग्रीकल्चर। इसका आंसर याद रखना है, ठीक है? अब देखो, वो बोल रहे हैं कि जो चेनाब रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कौन से रिवर सिस्टम की? देखो, गंगा की तो नहीं हो सकती, यमुना की भी नहीं हो सकती, ब्रह्मपुत्र की भी नहीं हो सकती, वो है हमारे पास इंडस की। और अब आप मुझे बताओगे कि हमारा जो चेनाब है इसकी कौन-सी ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो बाकी ये रिवर सिस्टम्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री ग्लेशियर, इसमें हमने प्रयाग पढ़े होते हैं अलग-अलग, ठीक है? तो ये सब चीज़ें याद रखना। ब्रह्मपुत्र यहाँ से यहाँ से आती है ईस्ट साइड से, तो ये सारी चीज़ें भी हम अपनी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो देखो, बस इतना ही था और अच्छे से पढ़ लो, जो भी कन्फ्यूज़न हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।